नाम आया। देखो, एक राव सिंहा, राव सिंहा के लिए कहा जाता है कि ये जो थे ये राजस्थान में राठौड़ों के मूल पुरुष है, आदि पुरुष है। फाउंडर यदि कोई था राठौड़ों का राजस्थान में तो वो राव सिंहा थे। कहानी है, किंवदंती है, अपनी एक फोक लोर है कि अपने पाली वाला जो इलाका था इसमें पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। पालीवाल ब्राह्मणों का शासन हुआ, यहां पर रहा करते थे और व्यापार का काम करते थे, व्यापारी हुआ करते थे। व्यापार करने के लिए आगे बंगाल की तरफ, गुजरात की तरफ, सब जगह लोग व्यापार करने के लिए जाया करते थे। यहाँ पे कोई राजा वगैरह था नहीं, तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये लोग व्यापार करने के लिए जाते तो इनके साथ में लूटपाट हो जाया करती थी, बीच में कोई लुटेरे लूट लिया करते थे। इनके मन में ऐसा था कि यार अपने कभी राजा हो तो, राजा का काम क्या होता है, राजा का काम रक्षा करना, तो यार अपने राजा हो तो वो अपनी रक्षा करें, अपने उसको टैक्स दे दें, ऐसी भावना इनके मन में भी थी। ऐसी कहानी है कि उस समय कन्नौज में एक राजा हुआ करते थे, सेतराम जी। किंवदंती है, अल्लाह जाने कितनी सच्ची कितनी झूठी, पर बात है सुनना, आप इस बहाने चीजें याद रहेगी थोड़ी, कि सेतराम जी कन्नौज के राजा हुआ करते थे। और सेतराम जी के बारे में कहा जाता है कि सेतराम जी के 100 बेटे थे। सिया सेतराम जी का बेटा था कि 100 बेटे हुए थे। और बाकायदा अपने दो ही बोलते, 49 सियो बड़ो, सिया बड़ा 50, कि 49 से सिया बड़ा था, सिया से बड़े 50 और थे। मतलब सिया से बड़े 50 थे, तो मतलब सिया कौन से नंबर पे आ गया, 51वें नंबर पे तो सिया ही आ गया। और ऐसी कहानी है कि जब सिया पैदा हुआ था, तो अब तो क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, हाथों हाथ अपने टाइम देखते हैं, भाई 6:15 पे हाथों हाथ टाइम नोट कर लेते हैं, पंडित जी को दिखाते हैं, पंडित जी लो बनाओ भाई जन्मपत्री बनाओ, बच्चे की कुंडली बनाओ, कैसा रहेगा आगे। और पंडित जी जन्मपत्री बता देते हैं कि राजी हो गए इस बच्चे के। तो पहले, अब ऐसा था नहीं टाइम एग्जैक्टली कैसे क्या पता लगाया जाए, तो पहले कहते हैं कि भाई सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी जहां पर हुआ करती थी, जहां पर छाया बनती थी, वहां पर यूं लाइनें वगैरह खींच लिया करते थे, और वो लाइनें वगैरह पंडित जी को दिखाते थे। पंडित जी उसके आधार पर बताते, भाई सूर्य की रोशनी यहाँ पे थी तो इसका मतलब टाइम ये चल रहा होगा, और उसके अनुसार ग्रह नक्षत्र क्या होंगे वो बताया करते थे। कहते हैं जब सिंहा पैदा हुआ तो जो दाई तो समझ गए, नर्स जो डिलीवरी करवाने वाली महिला होती है, वो जो थी, और बच्चा पैदा हुआ, उसको कहा हुआ था तू लाइन खींच देना, वो बेचारी लाइन खींचना भूल गई। वो 10 मिनट बाद में लाइन तो खींची नहीं, और वो भाग के गई, उसने लाइन खींची। जिसने कहा राजा क्या पता कब खींची कब नहीं खींची। राजा आया, पंडित जी को लेके आया, पूछा कि साहब लाइन दे के बताओ, और कहते हैं भाई पल पल में भाग्य तो बदल जाते हैं। और पंडित जी ने लाइन देकर पंडित जी ने कहा भाई बहुत गलत बात हो गई है। तो क्या हुआ, इस बच्चे का मुंह यदि बाप ने देख लिया तो बाप मर जाएगा। राजा ने कहा तो अपने मुंह देखना कौन सा जरूरी है, फेंक दो इसको, मार दो इस बच्चे को। जल्लाद बुलाए, जल्लादों को कहा जंगल में ले जाओ, मार दो इस बच्चे। जल्लाद उस बच्चे को जंगल में लेके गए, और कहते हैं कि वहां पर उन जल्लादों को लगा कि यार कितनी जल्लाद है अपने, लेकिन यूं आज एक दिन के बच्चे को तो कैसे मारा जाए। और कहते हैं उन्होंने उस बच्चे को मारा नहीं, और एक कोई शेर की गुफा थी उसके अंदर फेंक के आ गए। वाह, जंगली जानवर अपने आप ही खा जाएगा, अपने पे तो पाप नहीं लिया जैसी दसी। कहानी का रोमांच ये कि गुफा के अंदर केव जो थी उसमें शेरनी थी, और शेरनी ने उसी दिन अपने बच्चों को जन्म दिया था, सोई हुई थी। वो बच्चा भी लुढ़कता लुढ़कता उसके पास जाकर गिर गया। शेरनी जब जागी तो उसको लगा कि ये भी मेरा ही बच्चा होगा, और शेरनी ने उसको पालना शुरू कर दिया। डार्विन वाला अनुकूलन का सिद्धांत है, व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है वैसा वैसा हो जाता है। और कहते हैं कि वो अब उन जानवरों के साथ रहने लगा, शेरों के साथ रहने लगा। अब वो हाथों को भी पैरों की तरह इस्तेमाल करता था, ऐसे 4 हाथों से चला करता था, एकदम हाथ आगे निकाल के चलता था। कई दिन बीत गए, वो वैसे ही अब पशुओं के साथ रहे, पशुओं को मार के खाए, वैसे ही दहाड़े चिंगाड़े। कहते अपने वाले पालीवाल ब्राह्मण एक बार व्यापार करने के लिए कहीं जा रहे थे, वो उस कन्नौज के पास से जंगलों से निकले, और उन्होंने एक चीज देखी कि 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं, और उन 500 में एक शेर आदमी, और वो बाकायदा हाथों को पैरों की तरह इस्तेमाल करता हुआ वैसे चल रहा है, और वो बाकी चारों शेरों को भगा रहा है, बाकी चारों शेरों को मार रहा है। वहां पे वो जीत रहा है उसके अंदर, पर वो दहाड़ रहा है, चिंगाड़ रहा है, उनकी तरह बर्ताव कर रहा है। उनको लगा यार ये क्या है। वो बेचारे वहां से भागे, आगे जाके थे, सेतराम जी राजा थे, सेतराम जी को जाके उन्होंने कहा कि आपके जंगलों में हमने कोतक देखा है भयंकर बड़ा, क्या हुआ, क्या बात है। अरे एक आदमी है ऐसे ऐसे शेरों के साथ। सेतराम जी ने कहा यार सुबह सुबह मैं ही मिला तुमको बनाने के लिए, ऐसे कैसे हो सकता है, आदमी शेरों के साथ रहे। उनका साहब हम देख के आए आपको, उसकी सौगंध लगे हमें। कहते हैं जल्लाद वहीं सामने बैठे हुए थे, और जल्लाद खड़ा हुआ, और उसने कहा साहब यदि गलती माफ करो तो मैं एक बात बताऊं। सेतराम जी ने कहा कि 7 खून माफ है, तू तो बात बता। साहब वो जो आपके 51 नंबर पे हुआ था ना, 51वां बच्चा जो हुआ था, और हम उसको फेंक के आ गए थे,
और हमने मारा नहीं था, शेर की गुफा में फेंक के आ गए थे। हो ना हो ये बच्चा वही है। कहते सेना भेजी, सेना भेज के उस बच्चे को बुलाया गया, पकड़ के लाया गया। वो तो शेरों की तरह रहे, पर वापस वही डार्विन का अनुकूलन का सिद्धांत। अब जब मिनक दिखाए तो थोड़ा मिनकों जैसा हुआ। तो यार आदमी ऐसे होते हैं, कपड़े उपड़े पहने क्या जिंदाबाद तरीके से घूमता रहता है। तो बोलना सिखाया, उसके बाल वाल काटे, कोई खुरपे से दांत वांत सही किए, उसको मिनकों के बीच में बिठाया। वो ब्राह्मण तो आगे चले गए व्यापार करने के लिए। थोड़े दिनों बाद ब्राह्मण लौट के और उन्होंने कहा कि साहब हम वो एक आदमी बता गए थे, अब क्या हुआ उसका। और राजा ने कहा थैंक यू यार, मेरे बेटे से मिलवा दिया मेरे को। ये बेटा कहा आजकल वैसे नहीं रहता है। नहीं आजकल एकदम सही है। अभी तक भी कई बार तो कच्चा मांस खा जाता, पर फिर भी आजकल इसको रोस्टेड खाना सिखाई दिया। आजकल थोड़ा ढंग से मिनखों की तरह रहने लग गया है। राजा ने कहा यार मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ तुम। उनका साहब हमारे वहां पे उस एरिया में कोई राजा नहीं है, यदि आप अपना कोई बंदा भेज दो तो हमारे वहां पे सेवा करे, हमारे वहां पे रहे तो थोड़ा ठीक रहे। राजा ने कहा ठीक है, तो मेरे तो खूब सारे बेटे, किसी को ले जाओ। पाली वालों ने कहा किसी को नहीं साहब, ये बड़ा जो हमें तो कहते हैं राव सिंहा। वहां से राव तो उपाधि हुआ, टाइटल हुआ करता था। वो शेरों के साथ, सिंहों के साथ रहा था, इसलिए उसका नाम सिंहा पड़ा। सिंहा वहां से आया पालीवाल ब्राह्मणों के साथ और बताओ कौन कौन से इलाके हैं भाई, तुम्हारी क्या क्या करना है। इस एरिया के अंदर आता है, पालीवाल ब्राह्मणों को मुक्ति दिलवाता है, जो लुटेरे थे उनसे मुक्ति दिलवाता है, यहाँ पर अपना शासन स्थापित करता है। तो राठौड़ों में सबसे पहला आदमी को शासन स्थापित करने के लिए आया था, तो वो कौन थे? राव सिंहा सबसे पहले आए थे यहाँ पे, जो मारवाड़ के राठौड़ उनका। हालांकि अपने को यहाँ पे मैंने दिन पहले ही बताया था आपको, 997 का एक धवल नाम के राजा का अस्थि कुंडी का अभिलेख मिलता है, उसमें राठौड़ों का वर्णन है। पर वो कौन थे, कब आए, कहाँ चले गए, उनकी ज्यादा जानकारियां नहीं है। बाद की जो पीढ़ियां मिलती है मारवाड़ के राठौड़ों की, उनकी यदि वंशावली कहीं से शुरू होती है तो वो कहाँ से शुरू होती है? सिंहा के साथ में शुरू होती है। तो सिंहा राजस्थान में राठौड़ों का प्रथम पुरुष था, उनका फाउंडर था, उनका आदि पुरुष था, उनका सबसे फर्स्ट एंसेस्टर वही हुआ था यहाँ पे आने वाला, कि उसी के नाम से आगे वंशावली पूरी की पूरी शुरू की जाती है। अब फिर कहते हैं कि भाई सिंहा आ गया तो राजा होगा, तो राजा की कोई ना कोई राजधानी होगी। तो उसकी राजधानी थी खेड़। अपने बाड़मेर में एक जगह पड़ती है खेड़, को उसने अपनी राजधानी बनाया था। और यहीं पर एक बार वो आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ता हुआ शहीद हुआ था, लड़ते लड़ते शहीद हुआ था। पाली में एक गांव पड़ता है बिठू, उस बिठू गांव के अंदर उसकी छतरी बनी हुई है, सिंहा की छतरी। दो तीन बातें याद रखने वाली कि राजस्थान में राठौड़ों का मूल पुरुष कौन था, तो राव सिंहा था, कन्नौज से आया था। उसने राजधानी अपनी खेड़ बनाई। किसके लिए आया था? तो पालीवाल ब्राह्मणों के लिए आया था। और उसकी छतरी कहां पर बनी हुई है? तो बिठू के अंदर उसकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। तो बस दो तीन, खेड़ बाड़मेर में पड़ता है, बिठू पाली में। अब ये कहानी जो मैंने सुनाई, ये लगातार चलती रहती है, कई सालों से हम सुन रहे इस कहानी को। कहते हैं कि भाई राव सिंहा वहां से 720 घुड़सवारों के साथ आया था। 720 मतलब 20 7 बार 140 घुड़सवारों को लेकर वहां से आया था और यहाँ पे आगे शासन स्थापित किया था। फिर आने वाली पीढ़ियों ने राव सिंहा के बारे में और बढ़ा चढ़ा के बातें बताई। किसी ने पेंटिंग बना दी उसकी, जिसके अंदर शेरों के साथ में लड़ रहा है वो। अंग्रेजों के टाइम में एक हिस्टोरियन था अंग्रेजों का, रुडयार्ड किपलिंग। और रुडयार्ड किपलिंग अपने जोधपुर के अंदर कई दिन तक रह के गया था, मेहरानगढ़ के किले में। हो ना उसने फोटो देखी, उसने पूछा होगा कि भाई ये किसकी, अपने वालों ने कहानी सुनाई, इनको नहीं जानते, ये तो सिंहों के साथ रहे थे, हमारे सिंहा जी है, हमारे सबसे पुराने दादाजी यही है, इनके बाद में हमारी तो वंशावली राजस्थान वालों की शुरू होती है। और उसको ये कंसेप्ट बड़ा पसंद आया रुडयार्ड किपलिंग को, यार ऐसा भी मतलब आदमी जानवरों के साथ रहे, जानवरों जैसा हो जाए। उसकी पूरी बुक है द जंगल बुक, जिसका कैरेक्टर मोगली आप सबने सुना होगा। जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला। वो जो मोगली वाला कैरेक्टर है, रुडयार्ड किपलिंग को कहीं ना कहीं उसकी जो प्रेरणा है वो यहाँ से प्राप्त होती है। जंगल बुक वो किताब है जिसको 1907 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फर्स्ट इंग्लिश, पहला अंग्रेज कोई जिसको साहित्य का, लिटरेचर का नोबेल मिला था, तो रुडयार्ड किपलिंग हुए थे। तो रुडयार्ड किपलिंग अपने जोधपुर में खूब दिन तक रह के गए, और जोधपुर में आप भी जाओ तो देखना वो पेंटिंग लगी हुई है। हम मोगली को अलग से जानते हैं, पर हम सिंहा की कहानी नहीं जानते। हम अंग्रेजों के मोगली पर राजी हो जाते हैं, पर हमारी सिंहा वाली कहानी जैसे आती है तो अपने कहते हैं यार फेंक दी होगी किसी ने, यूं कहानी होगी। भगवान जाने जो भी रहा हो, पर है तो उसकी प्रेरणा तो उधर से मिलती है किपलिंग को। तो सिंहा जी अपने याद रखना भाई आपने।